प्रिय विद्यार्थियों, पिछला जो व्याख्यान चल रहा था उसी क्रम में ये व्याख्यान है। और पिछले व्याख्यान का जो टॉपिक था वो था बीए पार्ट फर्स्ट के लिए कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। ये आपके सेकंड पेपर में है बीए पार्ट फर्स्ट के लिए। तो उसमें हम आधुनिक काल से पूर्व का जो गद्य था उस पर हमने विचार किया था और किस तरह से दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी गद्य की शुरुआत गेसुदराज द्वारा हुई थी। इसकी चर्चा भी हम कर चुके थे। अब हम आते हैं कि उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य का विकास किस तरह से हुआ। तो जब उत्तर भारत में की गद्य परंपरा का सूत्रपात 17वीं-18वीं शताब्दी से होता है। ये तो नहीं कहा सकता कि इस परंपरा में दक्षिण भारत की परंपरा ने कितना योग दिया, इसका तो कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की जो प्राचीनतम रचना है वो कवि गंग की है, जो उसकी रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। दोबारा सुनिए आप, कवि का नाम है, उसका नाम था कवि गंग। लेखक है जो उन्होंने गद्य में लिखा, उस कृति का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये उत्तर भारत में गद्य की सबसे प्राचीनतम रचना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कहते हैं कि कवि गंग जो थे वो अकबर के राज दरबारी कवि थे। तो अकबर के समय के ये माने जाते हैं और इसकी भाषा का एक नमूना भी मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। देखिए वो कैसा लिखते हैं। यानी उस समय 16वीं-17वीं शताब्दी का जो गद्य था वो किस तरह का गद्य होता था। 2-3 पंक्तियां इसकी मैं उद्धृत करना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिए कि इतना सुन के पात शाहजी श्री अकबर शाहजी आज शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया। ये उसका उदाहरण है। यानी अकबर ने, इसका अर्थ यह है कि नरहरदास कोई चारण था, उसको सोना दान किया, इसका वर्णन है। यद्यपि इसकी प्रामाणिकता को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा उत्तर भारत में गद्य की सबसे पहली कृति है। इसके बाद 18वीं शताब्दी की 2 महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हिंदी में मिलती हैं और उन दोनों के नाम मैं आपको बताता हूं कि एक तो है भाषा योग वासिष्ठ, ये 1741 ईस्वी में लिखेगी भाषा योग, और दूसरी है पद्म पुराण, ये 1761 में लिखेगी। दोनों में 20 साल का अंतर है। तो पहली जो भाषा योग वासिष्ठ है उसके लेखक तो थे राम प्रसाद निरंजनी, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक थे। ये पटियाला राज्य के अधीन राज्याश्रित थे और कथावाचक थे और इनका नाम राम प्रसाद निरंजनी था और भाषा योग वासिष्ठ इनकी रचना थी। और दूसरे जो पद्म पुराण है ये किसके लेखक थे, दौलत राम। ये योग वासिष्ठ, और इन दोनों में भाषा शैली की दृष्टि जो है योग वशिष्ठ जो है वो अपेक्षाकृत अधिक प्रौढ़ है। और ये बात महत्वपूर्ण है कि ये दोनों रचनाएं अनुदित रचनाएं हैं, लेकिन इन्होंने उसका जो पद्य की रचना उनका गद्य में अनुवाद किया तो इनको हिंदी में गद्य की रचनाएं माना जाता है। अब एक अगला चरण आता है आधुनिक काल में हिंदी गद्य में कि 19वीं शताब्दी में, ये तो 18वीं शताब्दी की 2 रचनाएं भी राम प्रसाद निरंजनी और दौलत राम, जिनकी रचनाओं के नाम थे भाषा योग वासिष्ठ और पद्म पुराण, ये 18वीं शताब्दी रचना। अब आते हैं हम 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य में 4 लेखक अचानक हिंदी गद्य में आए और हिंदी गद्य के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी भूरी प्रशंसा की है। तो उन 4 लेखकों का उनकी रचनाओं सहित मैं उल्लेख यहाँ करना चाहूंगा जिन्होंने 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पहले तो थे मुंशी सदासुख लाल दिल्ली के निवासी थे और उर्दू फारसी के विद्वान भी थे। खड़ी बोली में इन्होंने लिखा।
यानी इनका जो ग्रंथ है जिसकी हम चर्चा करेंगे उसका नाम है सुख सागर, और ये विष्णु पुराण को आधार बना करके लिखा गया, और शैली की दृष्टि से ये अत्यधिक प्रौढ़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा शैली की मीमांसा करते हुए ठीक लिखा है कि इन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांत में प्रचलित पाई जाती है उसी में रचना की, स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का भी आभास दिया। और ये खास दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों, साधु संतों खड़ी बोली का रूप रखा जिसमें संस्कृत शब्दों के एक बराबर पुट रहता था। ये रामचंद्र शुक्ल का उदाहरण है इनके बारे में, मुंशी सदा सुखलाल जिन्होंने सुख सागर लिखा। अब 19वीं शताब्दी के मैंने बताया 4 लेखक थे, उसमें पहले लेखक का उल्लेख कर दिया। अब मैं दूसरे लेखक का उल्लेख करना चाहूंगा, और वो दूसरे लेखक थे इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, और ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, लेकिन इन्होंने हिंदी गद्य में एक रचना लिखी जिसके रानी केतकी की कहानी, इसको उदयभान चरित भी कहते हैं, और लगभग 1803 ईस्वी के आसपास की रचना मानी जाती है, और ये विशुद्ध का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इंसा अल्लाह खान ने, जो रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि ईसा का बाकापन से तात्पर्य संस्कृत मिश्रित हिंदी से है, और ये बहुत ही बढ़िया अच्छी रचना इन्होंने की है। और एक छोटा सा उदाहरण ईसा अल्लाह खां की रचना का मैं चाहूंगा। उनकी पंक्तियां हैं कि तुम्हारी जो कुछ अच्छी बातें होती तो मेरे मुंह से जीते जीने निकलती, पर ये बात मेरे पेट में नहीं पसती। अभी तुम अल्लड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखूंगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत, जो वह मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया, हाथ मुकराकर छिनवा लूंगी। ये ईसा ने अपनी शैली को बड़ा रोचक और आकर्षक तरीके से मुहावरों का और कहीं कहीं तुकांत गद्य का भी प्रयोग किया है। ईसा अल्लाह खां की रचना में मुहावरों की बहार है, जैसे जैसा मुंह वैसा तप, छाती के किवाड़ खुलना, हिचर मिचर नहरे, 8-8 आंसू रोना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना। ये उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचना उनकी है। फिर 19वीं शताब्दी के तीसरे लेखक वो थे लल्लूलाल। लल्लूलाल उस जमाने के बहुत लेखक थे, और इनकी रचना जो है वो है प्रेम सागर। ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे, और इन्होंने संस्कृत के साथ साथ उर्दू का भी ज्ञान था। फोर्ट विलियम कॉलेज में ये पढ़ाते थे, और इनके ग्रंथों की सूची तो बहुत है। सिंहासन बतीशी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधवनल, राजनीति, प्रेम सागर, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका। लेकिन प्रेम सागर इनकी शुद्ध खड़ी बोली हिंदी की रचना है। अब तक जो रचनाएं थी उसमें ईसा अल्लाह खां की रचना में, और जो पहले वाले सदा सुखलाल थे उनकी रचना में उर्दू के शब्दों का ज्यादा प्रयोग हुआ था। लेकिन सदा सुखलाल की जो प्रेम सागर है उसकी भाषा जो है वो शुद्ध हिंदी खड़ी बोली में है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बोल करके समझाऊंगा कि महाराज जब ऐसे समझाए बुझाए अक्रूर जी ने कुंती से कहा, तब वह सोच समझ कर चुप होगी और इनकी कुशल पूछ बोली, अहो क्रूर जी, हमारे माता पिता और भाई वसुदेव जी कुटुंब समेत भले हैं, और श्री कृष्ण बलराम और अपने 5 भाइयों की सुध करते हैं। वस्तुत प्रेम सागर की भाषा पर कथावाचकों की शैली का पर्याप्त प्रभाव है, और स्थान स्थान पर ब्रजभाषा के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। लेकिन निश्चित कि प्रेम सागर ने हिंदी गद्य को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसके जो चौथे लेखक इस युग के आते हैं वह है सदल मिश्र। और सदल मिश्र मूलतः बिहार के निवासी थे, और उन्होंने भी फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते हुए अध्ययन किया था। और उनकी 3 रचनाएं, चंद्रावती, रामचरित्र, नासिकेतोपाख्यान। यहाँ हम जिस रचना का उल्लेख करना चाहेंगे वो नासिकेतोपाख्यान है। ये सदल मिश्र की बहुत महत्वपूर्ण शैली है और कृति है। यद्यपि गद्य शैली सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये 19वीं शताब्दी तक के हिंदी गद्य का विकास है। अब हम आगे देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व जो है वो
क्या कारक थे, क्या तथ्य थे जिन्होंने हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसमें हम जिन संस्थाओं का, जिन व्यक्तियों का उल्लेख करेंगे, उनका क्रमवार वर्णन इस प्रकार है जिन्होंने हिंदी गद्य को बढ़ावा दिया। पहला था ईसाई प्रचारकों का योगदान, कि ईसाई जो प्रचारक थे उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में पर्याप्त योग दिया। उन्होंने क्या किया, अपने मत के प्रचार के लिए अपनी धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद, छोटी छोटी पुस्तकों का अनुवाद, कलकत्ता के पास, कलकत्ता से 15 दूर मील श्री रामपुर था, वहां इनका एक केंद्र था और उन्होंने स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी और वह उन्होंने छोटी छोटी किताबें, अंक गणित, ज्योमिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, ग्राम शासन, शिक्षा, यात्रा, नीति, धर्म, ज्योतिष, दर्शन, राज व्याकरण, कोश आदि को लेकर के छोटी छोटी पुस्तकों की रचना की और ये उनको ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में उनको वितरित किया करते थे। इसलिए यद्यपि इनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना होता था, लेकिन जिस भाषा को इन्होंने माध्यम चुना और इनकी कृतियों के माध्यम से हिंदी गद्य जो था, हिंदी गद्य सरलता की तरफ बढ़ा और उसका हुआ। इसके बाद आता है ब्रह्म समाज, कि राजाराम मोहन राय द्वारा स्थापित जो ब्रह्म समाज था, उसने जो वेदांत सूत्र थे उनका हिंदी में अनुवाद करवाया और आगे चलकर उन्होंने बंगदूत एक पत्रिका भी हिंदी में निकाली और ब्रह्म समाज ने हिंदी गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आते हैं कि कुछ पत्र पत्रिकाएं जिन्होंने हिंदी गद्य के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण निभाई, उनमें थे बनारस अखबार, ये काशी से निकलता था और राजा शिव प्रसाद के संपादकत्व में निकलता था। दूसरा था सुधाकर, ये भी काशी से निकलता था और बाबू तारामोहन मित्र इसके संपादक थे। तीसरा था बुद्धि प्रकाश, ये आगरा से निकलता था और मुंशी सदासुख लाल, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, वो इसके संपादक थे। इसके अतिरिक्त और भी थे, जैसे विद्या दर्शन, ये मेरठ से निकलता था। धर्म प्रकाश, ये आगरा से निकलता था। ज्ञान दीपिका, ये सिकंदराबाद से निकलता था। वृत्तांत दर्पण, ये आगरा से निकलता था। भारत अखंड अमृत आगरा से निकलता था और ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका ये लाहौर से निकलती थी। इन पत्र पत्रिकाओं में खड़ी बोली का प्रयोग होता था और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक विषयों पर गद्य लेखन की परंपरा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल यानी 1850 से पूर्व हिंदी गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली को काफी प्रतिष्ठा मिल चुकी थी, वो स्थापित हो चुकी थी और प्राय सभी वर्गों के विद्वान लेखकों ने इस क्षेत्र में खड़ी बोली को पूर्णतः मान्यता दे दी थी। यद्यपि अभी तक खड़ी बोली का पूर्ण परिष्कार होना बाकी था, किंतु इसकी स्थापना भली भांति हो चुकी थी। राजस्थानी, ब्रज आदि भाषाओं का जो गद्य था वो खड़ी बोली के गद्य की तुलना में सर्वथा पिछड़ गया था और खड़ी बोली ने गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोल गई थी। ये हुआ आधुनिक काल के पूर्व का गद्य। अब ये व्याख्यान के बाद अब हम आएंगे जो तीसरा व्याख्यान का विषय होगा, उसकी हल्की सी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं कि आधुनिक काल में खड़ी बोली के गद्य का विकास, कि किस तरह से आधुनिक काल में आकर के खड़ी बोली का गद्य जो था वो आगे बढ़ा और किस तरह से उसने अपना नया रूप धारण किया। ये हम अगले व्याख्यान में इसकी चर्चा करेंगे। आज का व्याख्यान यही